Assalamualaikum. This is Moeed Pizada in Washington, United States. 3 अक्टूबर 2024 3 अक्टूबर 2024 को ख़त्म हुए पाकिस्तान में चंद घंटे बीत गए हैं। पाकिस्तान के हवाले से, मशरक़ वस्ता के हवाले से, अमेरिका के हवाले से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स इस वक्त मेरे सामने हैं। वो काजी फ़ायज़ ईसा की जो बेशर्मी बेहयाई है वो तो अपनी जगह है ही, उसका तो हम जिक्र करेंगे ही। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जो इतना एक एलिवेटेड असूल का स्टैंड ले लिया है, ये उन्होंने कैसे लिया हुआ है? बावजूद इसके कि एक बरादर मुस्लिम मुल्क जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है कि मौलाना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर शरीफ ज़रदारी का और जनरल आसिम मुनीर का जो माफिया है उसका साथ दें। लेकिन मौलाना ने फिर भी स्टैंड लिया हुआ है और इस मुस्लिम मुल्क ने न सिर्फ अपने सफ़ीर के ज़रिए गुज़श्ता चंद हफ्तों में और दिनों में मौलाना पे बहुत दबाव डाला, बल्कि बिल आखिर जब सफ़ीर नाकाम हो गया और मौलाना खड़े रहे, मतज़लज़ल ना हुआ मौलाना का ईमान, तो इस अहम मुस्लिम मुल्क ने मौलाना को कन्विंस करने के लिए, दबाव डालने के लिए और किसी हद तक धमकियां देने के लिए बाकायदा एक डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद भेजा। ये क्या माशरा है? और इससे रिलेटेड ज़ाहिर है कि कल अबडी चौक में बहुत बड़ा मुज़ाहरा होना है, जिसके लिए खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर और बहुत से उनके साथ मुज़ाहिरीन जो हैं वो पहुंच रहे हैं। इसका बड़ा एहतमाम है। इन तमाम डेवलपमेंट्स के ऊपर मैं एक क्विक एनालिसिस आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को मोईद पीज़ादा के नाम से इसे ज्वाइन नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, वीडियोस को शेयर करें। और मैं ये कहूँगा कि लेट्स पुट अ टारगेट कि 15 अक्टूबर तक अगले 10 दिनों में क्या हम 6 लाख के टारगेट को क्रॉस कर सकते हैं। मेरा ख्याल है क्रॉस कर सकते हैं, खासा रियलिस्टिक है। अब चलते हैं इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स की तरफ। जी, अब देखें, दिल तो मेरा भी ये चाह रहा है कि बात का आगाज़ ही मौलाना फजलुर रहमान से करना चाहिए कि मौलाना ने बिलाखिर इतना बाअसूल, बहादुराना, दलेराना स्टैंड कैसे ले लिया, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का हिस्सा किसी भी सूरत में नहीं बनेंगे, बल्कि हुकूमत को कहा कि इसे आप मौखर कर दें, इसे आप डिले कर दें। और किस किस्म का दबाव एक मुस्लिम मुल्क से मौलाना के ऊपर डाला जा रहा है और उस दबाव की बुनियादी तौर पर वजूहात क्या है। लेकिन इसकी तरफ चलने से पहले मैं समझता हूँ कि एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वीलॉग ये ज़रूरी है कि हम इस बेशरम, बेहया, मुनाफिक काजी फ़ायज़ ईसा ने जो फैसला किया इसका हम थोड़ा सा जिक्र कर दें, अपने 4 टाउट्स जो उसने अपने राइट लेफ्ट के ऊपर बैठाए हुए हैं इनको इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, पहले ये नोट कीजिए कि जाहिर है कि हम काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उनसे कुछ और तवक्को करते भी नहीं थे। जो मेरा पिछला वीलॉग था, जो मैंने ईरान इसराइल के हवाले से किया, उसके शुरू में मैंने ये कहा था कि आज जो कुछ भी होना है वो हमें पहले ही पता है कि काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो अगले दिन का, यानी कि 4 अक्टूबर का इंतज़ार ही नहीं करेगा। काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो 3 अक्टूबर को ही खड़े खड़े खुसर फुसर करेगा राइट लेफ्ट के ऊपर और फैसला सुना देगा। और ये सारा का सारा एक ड्रामा और एक कॉमेडी शो था। ये तो एक बाज़ार हुस्न जो है वो मौलाना ने यहाँ पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, माफ़ कीजिएगा, काजी फ़ायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के नाम पे एक ये मुजरा था, ये पता नहीं क्या था। बहरहाल, तो ये मैंने पहले कह दिया था कि इससे कुछ और हम तवक्को नहीं कर सकते हैं। और उसके हवाले से फिर मैंने ईरान इसराइल में समझता था कि वो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे मायूसी ये है कि उसे बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, बावजूद उसके कि हर वीडियो को सप्रेस किया जाता है डिफरेंट तरीक़ों से। लेकिन यूट्यूब के डैशबोर्ड से आपको पता चलता है कि जेन्युइन इंटरेस्ट है या नहीं है, और उस वीडियो के अंदर और उस टॉपिक में लोगों का जेन्युइन इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं इसे एक छोटा सा अलमिया समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लोगों का फोकस जो है वो बहुत नैरो है कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा। और हालांकि जब आप खित्ते के और दुनिया के हालात को बगौर देखते हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के वहाँ से लेसन्स और कंक्लूजन्स आप वहाँ से ड्रॉ करते हैं। ये जो एक पावर प्ले है, ये जो पावर का डायनामिक है, जो कॉन्फ्लिक्ट है पावर्स का, उससे आपको समझ आती है कि असल में इंसानी माशरे के अंदर या इंसानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्या चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल, ये मेरा एक शिकवा है जो मैं आपके साथ मेरा चलेगा। अब उस चीज़ के ऊपर वो क्विकली मैं कमेंट कर दूं कि मुनाफिक आज़म जो है काजी फ़ायज़ ईसा, उसके सामने अली ज़फ़र साहब जब पेश हुए, एक दिन पहले अली ज़फ़र की ये जो एप्लीकेशन या पिटीशन थी कि ये बेंच ही गलत कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उससे तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जो खुसर फुसर थी अपने टाउट्स के साथ, उससे तो वो पहले ही रद्द कर चुके थे। लेकिन अली ज़फ़र को ये मौका दिया गया था कि वो इमरान खान जो उनके मौक्कल या क्लाइंट हैं इस केस में, उनके साथ वो एक सलाह मशवरा या डिस्कशन वगैरह जो है वो कर सकें। और काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि जनाब आपकी हो गई ये डिस्कशन, जनाब
इमरान खान से और उस पर उन्होंने अली जफ़र साहब ने उनको बताया कि डिस्कशन हुई, लेकिन कानूनी तकाज़ों के तहत नहीं हो सकी, क्योंकि जब मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई, जो एक अटर्नी क्लाइंट रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, जो वकील और उसके मौक्कल और उसके क्लाइंट के दरमियान जो एक कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप है, उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है, और ये पूरी दुनिया में है कि वकील तन्हाई में और तखलिए में अपने मौक्कल से मिलता है। उन्होंने कहा कि वहाँ सारी पुलिस और सारी इंतजामिया बैठ के कान लगा के सुन रही थी, शायद रिकॉर्ड भी कर रहे हो। उन्होंने ये बताया काजी साहब को, लेकिन काजी साहब ने इस बात को अनी सुनी कर दी कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी तो नौकरी का यहाँ पे मसला है। उसके बाद अली जफ़र साहब ने जब अपने दलाइल देने शुरू किए और जब अली जफ़र ने ये कहा, वो इस स्टेज के ऊपर पहुंचे कि काजी साहब ये आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पूरे बेंच का इस केस को सुनने में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक चीज़ उन्होंने यही कही। दूसरा उन्होंने ये कहा कि और जब उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की और साथ उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की बात की, तो काजी साहब जो है वो गुस्से से आपे से बाहर हो गए। काजी साहब ज़ाहिर नंगे हो गए। नंगे होकर काजी साहब ने छत को जाके हमारी टक्कर, और काजी साहब ने कहा, ये तो आप अली जफ़र साहब, सेनेटर साहब, ये तो आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, ये अदालत की तौहीन कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आपके ये जो कमेंट्स हैं ये अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम इसे अनी सुनी करते हैं। उसके बाद अली जफ़र साहब ने कहा कि जनाब, चूंकि मेरे मौक्किल की इंस्ट्रक्शन ये थी कि अगर आप इसी तरह से इंसिस्ट करेंगे तो इमरान खान की एज पर इमरान खान इंस्ट्रक्शन मुझे इस केस से अलग होना पड़ेगा। उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक और ब्लैकमेल किया अली जफ़र साहब का, जो मैं समझता हूँ बड़ा अजीब-ओ-गरीब किस्म का ब्लैकमेल था। उन्होंने अली जफ़र को कहा कि आप एक कोर्ट के ऑफिसर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के, और इस कैपेसिटी में मैं आपको चाहता हूँ कि आप कोर्ट की असिस्टेंस करें एज द रोल ऑफ एन अमाइकस क्योरे। और उस पर मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर अली जफ़र साहब को एग्री नहीं करना चाहिए था, लेकिन बैरिस्टर अली जफ़र ने काजी फ़ाइज़ ईसा से, जो मुनाफ़िक़ आज़म है इस वक्त बर सग़ीर का, उसके साथ एग्री करके वो अमाइकस क्योरे बन गए और कोर्ट की बेकार किस्म की असिस्टेंस जो है वो वहाँ पे करते रहे। यहाँ मेरे ज़हन में सवाल पैदा होता है कि इस जगह पे, इसमें कोई शक नहीं है कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बैरिस्टर अली जफ़र साहब, सेनेटर, मुझसे तो बड़ी उनकी मेहरबानी है, बहुत उनसे मुलाकात भी है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि बैरिस्टर अली जफ़र थोड़े से शरीफ आदमी हैं, इतने शातिर और इतने चालाक नहीं है जिस तरह से सलमान अकरम राजा हैं लिटिगेशन के मामले में, अदालत के अंदर आर्ग्यू करने में जो सलाहियत, जो स्किल, जो आप उसको कुछ भी कह दें, उसको आप चालाकी कहते हैं, उसको स्मार्टनेस कहते हैं, उसको इंटेलिजेंस कहते हैं, जो सलमान अकरम राजा के अंदर जो स्किल है वो ग़ालिबन बैरिस्टर अली जफ़र में वो एग्रेसिवनेस जो है वो नहीं है। मैं आई एम लुकिंग एंड ग्रोपिंग फॉर द राइट वर्ड। तो यहाँ पे सलमान अकरम राजा को इमरान खान ने क्यों नहीं खड़ा किया, ये मैं थोड़ा सा, मुझे इसमें हैरानगी होती है। ये और बात है कि अगर सलमान अकरम राजा भी यहाँ पे होते और 2-3 सलमान अकरम राजा भी होते और सलमान अकरम राजा और एतजाज़ एहसन और इस किस्म के चंद वकील इकट्ठे भी खड़े होते, तो मुनाफ़िक़ आज़म जो है काजी, उसके टाउट जजेस ने फैसला यही करना था जो उन्होंने किया है। ताहम इमरान खान की बहुत सी डिसीजन मेकिंग जो है वो मुझे थोड़ी सी परेशान करती है। फॉर इंस्टेंस ये कि सलमान अकरम राजा को उन्होंने सेक्रेटरी जनरल बना दिया है पार्टी का, हालांकि सलमान अकरम राजा जो हैं उनकी तमाम तर जो स्किल है वो इंटेलिजेंट आर्गूमेंटेशन के अंदर है, तो उन्हें ग़ालिबन सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था। कम्युनिकेशन की वो मास्टर हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन बड़े ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। सियासी जोड़ तोड़ करना, वकला की तंजीमों को इकट्ठा करना, सियासतदानों को इकट्ठा करना जो है, जो कि सेक्रेटरी जनरल का यहाँ पे रोल होना चाहिए कि वो अलाइंसेस बनाए, लेवरेज करे, और वो उसमें तो ग़ालिबन मुझे लगता है कि जो अकरम है, जो इसे कहते हैं, मैं कहना चाहता था कि शेख वकास अकरम, मैं समझता हूँ कि इस किस्म के सियासी जोड़ तोड़ में सलमान अकरम राजा के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हो सकते थे, और जहाँ तक इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक है सलमान अकरम राजा बेहतर हो सकते थे। लेकिन इमरान खान ने चॉइसेस, इमरान खान मस्ट हैव हिज रीज़न। अब शायद एक रीज़न तो हमारे सामने आ गया है कि इमरान खान के जहन में होगा कि सेक्रेटरी जनरल जो है उस पर वो ज़्यादा पोलिटिकली ट्रस्ट कर सकें, और उनको ये एहसास होगा कि शेख वकास अकरम का गुज़श्ता 20 बरस में पाकिस्तान की सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट जर्नली टोले के साथ बहुत उनके करीबी रवाबत रहे हैं, जिसका एक दफ़ा फिर आज लोगों को बहुत शक उस वक्त हुआ जब शेख वकास अकरम ने एक पोस्टर ट्वीट किया अली अमीन गंडापुर साहब की तस्वीर के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर 4 अक्टूबर को पहुंच रहे हैं अदलिया की आज़ादी के लिए, इंसाफ की आज़ादी के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके ऊपर आपने देखा होगा कि मेरे समेत बहुत से और लोगों ने बहुत सी उस पर ऑब्जेक्शन की है, क्योंकि लोगों को लगा कि इस पोस्टर के अंदर लोग तो निकलते हैं इमरान खान की वजह से, उसके अज़म की वजह से, तो इसमें अली अमीन गंडापुर के साथ इमरान खान की तस्वीर भी होनी चाहिए थी। अब ये महज कोई गलती हो गई है शेख वकास अकरम और उनकी टीम के साथ, या इसके अंदर एक कोई दानिस्ता तौर पर एक मैसेज दिया गया है कि अब जो लीडर हैं वो अली अमीन गंडापुर हैं। बहरहाल इस पर खासा एतराज़ हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगली प्रेस टॉक और कॉन्फ्रेंस में शेख वकास अकरम जो है वो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन देंगे। बहरहाल माई पॉइंट स्टिल देयर, मुझे ठीक तरह से नहीं पता कि इमरान खान की डिफरेंट चॉइस
चॉइसेस होती हैं इन टर्म्स ऑफ मैन जजमेंट वो क्या होती हैं। मैं समझता हूँ कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो ज़्यादा बेहतर सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हो सकते थे, और मेरा ख्याल है कि शेख वकास जो हैं वो ज़्यादा बेहतर जनरल सेक्रेटरी हो सकते थे, लेकिन मे बी मामला ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी का यहाँ पे आ जाता है। मौलाना की तरफ चलने से पहले मैं क्विक कॉमेंट कर दूँ कि जिस तरह से इस मुनाफिक काजी ने उसके साथ जो चार टाउट बैठे हुए थे, इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों की तकदीर और मुकद्दर का यहाँ पे सौदा किया है, जिस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के हाथ मीर जाफ़र ने किया था, तो इसका क्या मतलब है कि आगे पाकिस्तान की तमाम तर तारीख और मुस्तकबिल जो है वो तारीखी हो गया पाकिस्तान के लोगों का। हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये जो शरीफ जरदारी आसिम रजीम है, ये तो गुज़श्ता 20-29 महीनों से इसी किस्म की सारी चालाकियाँ जो है मसलसल करता चला जा रहा है। इनकी हर चालाकी की, इंक्लूडिंग द May 9, 2023, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। May 9, 2023 का जो नाटक था उसकी भी शेल्फ लाइफ साल के करीब चली है, 9 महीने 10 महीने उसकी चली है। उसके बाद लोगों का खौफ जो है वो ख़त्म हो गया। अभी भी ये नाटक कर रहे हैं, इसकी भी एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ है, और इसका जो तमाम तर आउटकम का दौर मदार है वो उस रद्द अमल और रिएक्शन के ऊपर है जो पाकिस्तान के लोगों ने सड़कों के ऊपर देना है, जो वकला की तहरीकों ने देना है, जो मीडिया ने देना है, जो पॉलिटिकल क्लास है MNAs की, MPs की, उसने देना है, तहरीक इंसाफ की काउंटर मूव ने देना है, मौलाना फजल रहमान के ऊपर किस किस्म के प्रेशर्स हैं जिनका मैं जिक्र करने वाला हूँ उन्होंने देना है। और ऑलरेडी हम सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद की कम अज़ कम जो बार एसोसिएशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने, मेरा ख्याल है एक और बार एसोसिएशन है, उन सब ने कम अज़ कम अपने रेजोल्यूशंस में ये फैसला किया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है, जो आईनी अदालत और पैकेज लाया जा रहा है, इसे वो तस्लीम नहीं करते, इसे वो नामंजूर करते हैं। और अब जो कल हम देखेंगे कि 4 अक्टूबर को जिस किस्म के मुजाहरा न सिर्फ इस्लामाबाद में होगा बल्कि उसकी जो हलचल और जो उसकी एक पब्लिक मोबिलाइजेशन होगी बाकी शहरों में, वो डिटरमिन करेगी कि ये जो नाटक खेला जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का, ये पाकिस्तान के लोगों को तहद्दे क़यामत गुलाम बनाने में शरीफ जरदारी आसिम का कामयाब भी हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। अब ज़रा चलें और ख़बर लें कि मौलाना फजल रहमान के साथ क्या हो रहा है। जैसा कि आप में से अक्सर लोग समझते हैं, जानते हैं कि आज के दिन में मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ी धांसू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मौलाना ने बड़े वाशगफ अल्फाज में कहा कि वो और उनकी जमात किसी भी सूरत में ये शरीफ जरदारी आसिम रजीम, बुनियादी तौर पर शरीफ जरदारी हुकूमत जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी पैकेज लेकर आ रहे हैं, मौलाना और मौलाना की जमात इसका हिस्सा नहीं बनेगी। ये बड़ी असूली और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की पोजीशन है। मौलाना ने साथ ये भी कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को मौखर कर देना चाहिए, यानी इस अक्टूबर से आगे ले जाएँ, इसे कहीं नवंबर में ले जाएँ। ये वो पोजीशन है, ये बड़ी सही पोजीशन है। अच्छा, ये वो पोजीशन है जिसका अतलाक जो है वो मोहसिन नकवी और उनका पूरा जो टोला है उसके ऊपर भी होता है, बिकॉज मोहसिन नकवी साहब गुज़श्ता 24 घंटे में मसलसल लोगों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये कह के कि मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो जनाब अनवर इब्राहिम साहब यहाँ पे आए हुए हैं 3 दिन के दौरे पे। वैसे उन्होंने फ्राइडे के दिन में यहाँ से निकल जाना है, और फिर ये कि उसके बाद SCO को समिट हो रहा है, तो इमरान खान वाला को चाहिए कि अपना ये एहतजाज जो है उसे मौखर कर दें। तो फिर अगर आप एहतजाज आपको मौखर करवाना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को मौखर कर दें। लेकिन वहाँ पर तो ये है कि इरफान सदीकी साहब भी अब कह रहे हैं बिलावल की तरह कि नहीं, ये 25 अक्टूबर से पहले ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज होना चाहिए, वरना बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। मसाइल क्या खड़े हो जाएंगे कि ये मुनाफिक आपका जो है वो रिटायर हो जाएगा, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे, और आपको एक धड़का लगा हुआ है कि उससे पहले आपको ये चीज़ें करनी है। लेकिन इनको एक और भी धड़का लगा हुआ है, वो ये है कि 25 अक्टूबर के एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर अंदर अमेरिका में होने हैं इंतखाबात, जहाँ पर इनकी सारी असेसमेंट ये है अमेरिका के अंदर से कि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी हो जाएगी, और ख़ास करके मशरक़ वस्ता की इसराइल और ईरान के दरमियान जो सिचुएशन है उसमें नेतन्याहू जो कार्ड प्ले कर रहा है, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जिसको आपने बदकिस्मती ज़्यादा देखा नहीं है, उसका नेट इफेक्ट ये निकलेगा अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी जो है यकीनी हो जाएगी। तो पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर वो भी उनको एक बहुत बड़ी फिक्र जो है लगी हुई। अब मौलाना इस पूरी कहानी में कहाँ फिट होते हैं, और ये जो मैंने बहुत ही कन्फर्म्ड ये बात है, गुज़श्ता कई दिनों से ये सूरत हाल डेवलप कर रही थी, लेकिन बहुत ही कन्फर्म्ड सोर्सेज से पता चला कि एक बरादर मुस्लिम मुल्क जिसका दुनिया में बड़ा बोलबाला है, उसका एक डेलीगेशन बाकायदा इस्लामाबाद पहुंचा। बिकॉज पहले उनके एम्बेसडर कई दिन और कई हफ्ते आपके कह लें कि मौलाना फजल रहमान पे दबाव डालते रहे, और मौलाना को चूँकि बहुत सी फंडिंग भी उस मुल्क से होती है, मौलाना के मदरसों के लिए मौलाना की SUVs चलती हैं, पेट्रोल गार्ड्स सबका खर्चा चलता है, तो मौलाना पे बहुत दबाव डाला गया कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को सपोर्ट करें। और अब जब सफ़ीर साहब कामयाब ना हो सके तो मौलाना को बाकायदा राम करने के लिए और दबाव डालने के लिए एक डेलीगेशन भेजा गया तकरीबन 10-12 लोगों का। उस डेलीगेशन ने मौलाना से सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स की, और एक मीटिंग की, फिर अगली दफ़ा दोबारा मीटिंग की, जो फाइनल मीटिंग उसमें की, उसमें बाकायदा उन्होंने मौलाना को कुछ धमकियाँ वगैरह भी लगाई कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान भी कोई बहुत बड़े हाजी नहीं है, इतने पीर नहीं है, क्या वजह है कि मौलाना जो है वो रिलेंट नहीं उन्होंने किया और उन्होंने सरेंडर नहीं किया।
उसकी वजह यह है कि मौलाना ने बहुत ही आजिज़ी के साथ और बहुत ही यानी सच्चाई के साथ इस डेलीगेशन को ये बताया है, और ये बात लीक आउट हो गई है कि डेलीगेशन को ही कहा है कि जनाबे वाला आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन मसला ये है कि मेरी जो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पश्तून बेल्ट है बलोचिस्तान की, और मेरी बेल्ट है डेरा इस्माइल खान और लखी मरवत की, और ये जो सारा इलाका है, और वहाँ पर सूरत हाल ये हो चुकी है कि इमरान खान अब वहाँ पर जिंदा ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में तब्दील हो चुका है। अगर मैं इस स्टेज पे इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की हमायत कर देता हूँ तो मेरी तमाम तर सियासत कट जाएगी, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, मेरी हाथ से सियासत जो है वो निकल गई है, और खुदारा मुझे आप इस गलत डायरेक्शन के अंदर मूव ना करें, इस स्टेज के अंदर मैं आपको ऑब्लाइज नहीं कर सकता। ये मौलाना की पोजीशन है और ये बात जो है यहाँ से निकल चुकी है। अब ये मुल्क कौन सा है? देखिए, मैंने सबसे ज़्यादा वीलॉग्स मैंने ही किए हैं, तफसीलन किस्म के। लोग तो उड़ती उड़ती बातें कर देते हैं कि इसराइल उसका ये हुआ। मैंने आपको जब भी इस पर वीलॉग्स किए हैं गाज़ा की सूरत हाल पे, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पे, तो मैं दो मुल्कों को उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। ये वो दो मुल्क हैं जिनकी लीडरशिप की नाआकबत अंदेशी, इनकी खुद गर्जी और इनकी जल्दबाजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रिंसिपल्स ना समझने की वजह, बुनियादी तौर पे हैं तो बड़े स्मार्ट, लेकिन इनकी जो खुद गर्जी है उसकी वजह से आज तकरीबन 50,000 लोग जो हैं गाज़ा में, वेस्ट बैंक में और लेबनान में वो हलाक हो चुके हैं। आप में से बहुत से लोग उनको कह के शहीद कह के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं, लेकिन आपको इन पॉलिटिकल डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जहाँ कई मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं और इस वक्त हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप ख़त्म हो चुके हैं, उन बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और अगर जहाँ 40 से 50,000 के दरमियान में लोग हलाक हुए हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हैं। ऐसे ज़ख्म उनके हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है उससे वो अपाहज हो जाएंगे। तो इसके लिए ये जो दो ममालिक हैं, उनकी लीडरशिप की खुदगर्जी और उनकी जल्दबाजी है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें से जो छोटा शैतान है वो दबाव नहीं डाल रहा। फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न छोटा शैतान, बावजूद इसके कि शरीफ सरदारी रजीम ने छोटे शैतान को भी बहुत ज़्यादा कहा है, लेकिन ये बड़ा शैतान है वो दबाव डाल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि बड़ा शैतान इतना दबाव क्यों डाल रहा है? बड़े शैतान के पाकिस्तान के अंदर का जो सबसे बड़ा शैतान है उसके साथ उसके बड़े ताल्लुकात हैं, वो शैतान के वहाँ से खासे करीबी ताल्लुकात हैं। इस शैतान ने जाके ईरान में भी फटा किया था, इस बड़े यानी बड़ा वाला जो शैतान है ना, उसकी वजह से ईरान के साथ भी फटा किया था। अब ये बड़ा शैतान जो है ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के अंदर, जिसके आर्टिकल 8 का तो खासा त्या पांचा किया शबान अकरम राजा साहब ने अपनी प्रेस टॉक के अंदर, लेकिन इसमें एक शिक और डालनी है 243 की अमेंडमेंट करने के लिए। वो पहले डाली थी, फिर इन्होंने कहा, आपको पता है इरफान सदीकी वगैरह ने, इन सब ने कहा कि नहीं वो हमने निकाल दी है, मेरा ख्याल है उसको PMLN के लीडर्स ने कहा। लेकिन आखिरी वक्त में जब उसके लिए मोम हो जाएगी, पूरी नेशनल असम्बली तैयारी होगी, तो पता चलता है कि वो शिक वापस आ जाएगी, जिसमें जो सबसे बड़ा ईवल और शैतान है ये अपने लिए 5 साल उसमें अंदर रखवाना चाहता है, और 5 साल रखवा के उसको अपने ही आर्मी एक्ट के अंदर भी उसको डालना चाहते हैं, ताकि सिरे से असेंबली, पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर के हाथ से ये बात निकल जाए। ये वो बैकग्राउंड है। अच्छा, तेज़ी क्यों मची हुई है? तेज़ी इसलिए मची हुई है कि इन्होंने अपनी पूरी लॉजिकल साइंटिफिक असेसमेंट कर ली है कि 4, 5, 6 नवंबर को जो भी अमेरिका में इलेक्शन होने हैं उसमें कामला बीबी जो है वो तारीख का हिस्सा बन जाएंगी और डोनाल्ड ट्रंप उस इलेक्शन में कामयाब हो जाएगा, बावजूद उसके कि न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट ने खासी दुहाई दी हुई है कि कमला बीबी या कमला देवी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। असल हकीकत यह है कि अमेरिका अभी भी एक औरत की लीडरशिप को एज ए प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अभी अमेरिका को और 10-15 साल लगेंगे, कुछ इस तरह की सूरत हाल है। और अब ये जो जंग का समय है इसराइल और ईरान के दरमियान में, इसमें डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा होगा, डेमोक्रेट को इसमें से नुकसान होगा। ये एक बैकग्राउंड है इसका। क्योंकि मैं इसको टुकड़ों में रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि तकरीबन 17 साढ़े 17 मिनट अब ये हो चुके हैं। मैं 2-4 मिनट में इसको ख़त्म करता हूँ वीलॉग को, आपके पुरजोर पब्लिक डिमांड में कि इसको छोटा किया जाए। सबसे पहले ये देखें कि इस्लामाबाद में क्या तैयारियाँ हैं। मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस्लामाबाद के IGP को अपने साथ बैठा के, नासिर काज़मी बहल उनका नाम है, और बड़ी धमकी शमकी उन्होंने लगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन तैयारियां ये हैं कि एक तो पूरे शहर को कंटेनर्स से भर दिया गया है, लेकिन कंटेनर्स जो जगह जगह रखे हैं, इस दफ़ा एक नई जिद्दत ये की गई है कि कंटेनर्स को वेल्ड कर दिया गया है। वो एक इनको खौफ है कि अली अमीन गंडापुर अपने साथ क्रेने ले आएगा। वैसे भी लोग जब धक्का मारते हैं 100-200 लोग, तो वो कंटेनर को पीछे हटा देते हैं। एक तो उन्होंने ये किया। फिर एडिशनल जो पुलिस हमेशा 4000 ही इनके पास है, वो 4000 पुलिस को तलब कर लिया गया है। उसके साथ रेंजर्स को जो पैरामिलिट्री है उसको भी तलब कर लिया गया है। और फिर उसके बाद आप ये देखेंगे तो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर है, इन्होंने जो पंजाब के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस्लामाबाद और के साथ लगते हैं, उसमें आप पिंडी है, उसमें चकवाल है, उसमें जेहलम है, उसमें अटक है, उन सब के अंदर भी इन्होंने मैसिव पुलिस मोबिलाइजेशन की है। और जगह जगह से जो रास्ते इस्लामाबाद की तरफ आ सकते हैं, रास्ते पगडंडियाँ, उन्हें इन्होंने बंद करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी होना यह है कि चंद घंटे की तगो-दो और लड़ाई के बाद जिस तरह से अली अमीन गंडापुर ने कहा है, वो उन्होंने पहुँच ही जाना है डी चौक के करीब।
और उसका एक इम्पैक्ट जो है वो हम कल देखेंगे। अच्छा, अब जो गिरफ्तारियां इन्होंने की हैं वो जो 400 से ज़्यादा लोग तो ये सिर्फ इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर चुके हैं, बाराखू से, संगजानी से, तरनोल के इलाके से और मुख्तलिफ जितने। अच्छा, किया किसको गिरफ्तार है इन्होंने? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इन्होंने गिरफ्तार उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को किया है जो ये समझते हैं कि अपने अपने सड़क और महल्ले के अंदर उनकी एक लीडरशिप पोजीशन है और वो एक क्राउड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इल्ज़ाम इन्होंने उन पर ये लगा दिया है कि उनके पास असला था, डंडे थे, बैटन थे, उनके पास से इनको पता नहीं क्या मिल गया, असला शसला मिल गया, ये इन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। एक और चीज़ ये देखें, मुस्ताफ़ीन काज़मी साहब जो वकील थे, जिन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा साहब की शान में गुस्ताखी की और उन्होंने कहा था कि तुम ये एक कैंगरू बेंच और तुम यहाँ पर एक गलत गैर कानूनी गैर आइनी बेंच बना के यहाँ पे बैठे हुए हो। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है इस्लामाबाद के सेक्टर F8 से या F7/4 से और उनको इस्लामाबाद में जो उसका सेक्रेटेरिएट का थाना है वहाँ उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं हुआ, काजी फ़ायज़ ईसा मुनाफ़िक़ आज़म की शान में जब लोगों ने उनका एक पुतला जलाया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो उस पर नईम हैदर पंजोथा और बहुत से वकील जो हैं उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे जो हैं वो दर्ज कर दिए गए। पुतला जलाना जो है, जो दुनिया में पता नहीं हर साल में कितने लोगों के, सैकड़ों लोगों के पुतले जलाए जाते हैं। पुतला जलाना, पाकिस्तान में भी पुतले इतने जल चुके हैं, पुतला जलाना कहाँ से दहशतगर्दी हो गया? मैं इसका आपको एक हल बताता हूँ। हल यह है कि पाकिस्तान के हर शहर और कस्बे में काजी फ़ायज़ ईसा का पुतला सुबह सुबह जलाएं पुलिस के आने से पहले और उसकी वीडियो बना लें और वीडियो उसकी जनाब आप फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर शेयर कर दें। उसके अलावा माशाल्लाह हमारे तमाम शहर, लाहौर, कराची, गुजरांवाला, फैसलाबाद जो है वो गंदगी के ढेरों के अंदर खुद कफ़ील है। तो वहाँ पर भी आप काजी फ़ायज़ ईसा के पुतले छोटे छोटे सस्ते से वहाँ पर उसकी तस्वीरें जो है ना वहाँ पे खाड़ दें, जहाँ गंद और गलाजत हो ना, गलाजत के अंदर एक सोटी के साथ या डंडे के साथ काजी की वहाँ पर तस्वीर लगा दें कि ये इसकी जगह जो है वो बुनियादी तौर पर यह है। और इसके साथ यही होना चाहिए आने वाले कई सालों के अंदर। अगर हमने ये ना किया तो हम बड़े ही बेशर्म लोग होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा बेशर्म आदमी हमारी तारीख के अंदर जो है वो गुजरा नहीं। ऐसा दौर में ये रखाइए कि बहुत साल पहले अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया था जब लोगों ने कैपिटल हिल के बाहर अमरीकी फ्लैग को, झंडे को जला दिया था नजर आतिश, और अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला किया था कि अगर लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और अपने गुस्से और उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है फर्स्ट अमेंडमेंट को, उसका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के झंडे को भी जलाएंगे तो वो जायज़ है, उस पर उनकी गिरफ्तारियाँ जो है वो नहीं हो सकती। हरफ आखिर लास्ट कमेंट के ईरान और इजराइल की मुमकिन जंग के बारे में क्या अपडेट है? अब से चंद घंटे पहले अमेरिका के सदर जो बाइडन ने रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया ईरान इसराइल के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि डिस्कशंस हुई हैं, नेतन्याहू के साथ हो रही हैं इस हवाले से कि ईरान की ऑयल इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जा सकता है। ये अब बुढ़े जो बाइडन से गलती में ये बात उसके मुंह से स्लिप हो गई है या इसके अंदर एक दानिस्ता हिकमत अमली और स्ट्रेटजी है, ये हमें ठीक तरह से पता नहीं। उसका इफेक्ट ये निकला है कि ऑयल प्राइसेस ने ऊपर जाना शुरू कर दिया है, और अगर ये हमला वाकई हो गया ऑयल तनसीबात के ऊपर और ऑयल प्राइसेस ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो इलेक्शन को जब 30, 33, 34 दिन रहते हैं तो कमला हैरिस जो है, कमला देवी हैं, उनकी जो इसे कहते हैं सारी सियासत और उनकी प्रेसिडेंसी है वो तो ख़तरे में पड़ जाएगी। लग ये कहा रहा है, बाइडन ने ये भी कहा कि हमला आज तो नहीं होगा, यानी 3 अक्टूबर को नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि 4 अक्टूबर की शाम जब ख़त्म होगी, क्योंकि रोश हशाना का जूविश न्यू ईयर फेस्टिवल है, तो उसके बाद इसराइली डिफेंस फोर्सेस, उनकी एयरफोर्स ने जो कुछ भी करना है वो उसके बाद करेंगे। कोशिश क्या लग रही है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की? कोशिश इनकी लग रही है कि इसराइल को ये कन्विंस करें, एडवाइस करें। बाइडन ने वहाँ पर एक इंतहाई शर्मनाक झूठा बोला, उसने कहा कि इसराइल को हमारा अप्रूवल नहीं चाहिए लेकिन हम इसराइल को एडवाइस कर सकते हैं। ये हालात कर दिए हैं बाइडन ने अमेरिकन प्रेसिडेंसी के। बहरहाल ये कि इसराइल को ये समझाने की कोशिश करेंगे, प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे कि आप इस नौइयत का हमला करें जिसको ईरान पी जाए, और ईरान को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इसको रिस्पॉन्ड ना करें। आपने भी 200+ बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे थे, उन्होंने भी आपके 1-2 टारगेट उड़ा दिए हैं, आपका भी टेट फॉर टैट हो गया है, इसको एक्सेप्ट कर लें। बिकॉज अगर एक वाइडर जंग, ईरान फिर जवाबी हमले शुरू कर दे, एक वाइडर जंग अगर छिड़ जाएगी तो डेमोक्रेट्स का अमेरिका की सियासत में कुंडा हो जाएगा, और ये ज़ाहिर अपना कुंडा नहीं चाहेंगे। बाकी इनकी कोई फीलिंग हो ना हो, अपना कुंडा कोई भी नहीं चाहता। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है डी चौक के हवाले से।